नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने और मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लाया हूँ आपके लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण, जो आपका अष्टम प्रश्न पत्र है। उसमें हम पढ़ेंगे आज इकाई प्रथम, क्योंकि इकाई प्रथम है जो आपके 10 नंबर की है और इसमें से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन 100% आएंगे। और हम इकाई प्रथम पढ़ेंगे, फिर इकाई द्वितीय, फिर तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इस तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि पिछले जो 3 प्रश्न पत्र हुए थे उसमें तो 18, 19, 15 के सवाल आए थे, लेकिन अब की बार जो एक तो परसों और 1-2-4 दिन पहले पेपर हुआ था इंग्लिश और गणित का, तो उसमें पिछले क्वेश्चन रिपीट बहुत कम हुए। तो इसलिए हमें विस्तार से पढ़ना है और पूरा पढ़ना है। 10 अंक इस इकाई से आएंगे, तो हम इस इकाई को पहले पढ़ते हैं। और दूसरी इकाई में से आपके 20 अंक आएंगे तो उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ जुड़े रहें। पढ़ते हैं, जैविक पर्यावरण क्या है। जैविक पर्यावरण या भौतिक पर्यावरण से किस प्रकार भिन्न है। तो ये अथवा में पूछा गया, तो हमें इसका भी उत्तर मिल जाएगा और इसका भी मिल जाएगा। इसी प्रकार हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। इकाई प्रथम के तो हम ऑल क्वेश्चन पढ़ लेंगे। तो हमारे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु व पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। पर्यावरण का यह भाग जैविक पर्यावरण कहलाता है। हम थोड़ा फटाफट से पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें सभी इकाइयाँ कवर करनी है। हमारे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जो पेड़ पौधे, हमारे आसपास का वातावरण है, वो मनुष्य उसमें भी शामिल है और पर्यावरण का यह भाग जैविक पर्यावरण कहलाता है। जबकि सजीवों के अलावा पदार्थ, जो निर्जीव पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं या विकिरण हैं, वे मिलकर भौतिक पर्यावरण कहलाते हैं। जैसे भूमि है, समुद्र है, पर्वत है, वायुमंडल है, कोयला है, रेलगाड़ी है, जल है, सूर्य का प्रकाश इत्यादि। तो ये सब भौतिक में आते हैं। अगला है, सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण कौन करता है। तो भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज मिलकर सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अगला है, अरुणाचल प्रदेश के वन राजस्थान के वनों की अपेक्षा घने क्यों हैं। ये 19 और 18 में रिपीट हुआ था। तो इसमें क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में राजस्थान की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश के वन अधिक घने हैं। अगला है, राजस्थान का कौन सा मौसम है जो अरुणाचल प्रदेश में नहीं। तो राजस्थान में गर्मी का मौसम है, वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। अगला है, राजस्थान के दो विभिन्न सेक्टरों के पर्यावरण की तुलना की। तो राजस्थान का एक डूंगरपुर जिला और एक अजमेर जिला हम लेते हैं। डूंगरपुर जिले के अंदर बाहुल्य सेक्टर, जहाँ पर गरासिया, भील, डामोर, रोत आदि जातियाँ पाई जाती हैं। यह एक पहाड़ी सेक्टर है। साथ ही शिक्षा के प्रति जागरूकता का भी अभाव है। अजमेर में किसी भी जाति का बाहुल्य नहीं है। बहुत सी जातियाँ यहाँ बसती हैं, निवास करती हैं। यहाँ भी अरावली पर्वत श्रृंखला का एक भाग है तथा शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकसित है। तो हमने राजस्थान के दो विभिन्न क्षेत्रों के पर्यावरण की तुलना की है, जिसमें डूंगरपुर और अजमेर लिया। तो डूंगरपुर में अनेक जातियाँ निवास करती हैं और अजमेर में सभी जातियाँ और सभी जातियों का बाहुल्य है और ये अरावली का एक भाग है और शिक्षा के क्षेत्र में भी विकसित है, और डूंगरपुर शिक्षा के क्षेत्र में इतना विकसित नहीं है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो रहन सहन ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं आदि का ज्ञान प्रदान करना, ये पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है। अगला है, MP मुफात ने पर्यावरण अध्ययन की नवीन अवधारणा के बारे में क्या लिखा। MP मुफात ने पर्यावरण अध्ययन की नवीन अवधारणा के बारे में क्या लिखा। तो सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन ज्ञान का वो सेक्टर है जो युवकों को आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में सहायता देता है। ऐसा करने के लिए वह अपनी विषय वस्तु को सामाजिक विज्ञानों तथा सामयिक जीवन से प्राप्त करता है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन का कोई एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बताइए। तो सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है पर्यावरण अध्ययन का। अगला है, सामाजिक पर्यावरण अध्ययन के सेक्टर में संक्षेप में बताइए। तो मनुष्य और उसके संपूर्ण वातावरण के बीच होने वाली अंतक्रिया का अध्ययन सामाजिक पर्यावरण अध्ययन का एक सेक्टर का संक्षेप है। पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो परिवेश के प्रति दायित्वों का बोध कराना, ये पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण भूमिका है। छात्र अपने परिवेश के साथ सामंजस्य कैसे स्थापित कर सकता है। तो छात्र अपने परिवेश के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से
सामंजस्य स्थापित कर सकता है। अगला है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का कोई एक उद्देश्य लिखिए। तो पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के भोजन के स्रोत क्या हैं और वे एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के भोजन स्रोत भिन्न भिन्न होते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद शाकाहारी जीवों का भोजन बता। जो पेड़ पौधे हैं, बकरी है, गाय है, भैंस है, बैल है, वो सभी पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। और सर्वाहारी भी इस भोजन का उपयोग करते हैं। मांसाहारी जीवों जैसे शेर हैं, वो जीवों का भोजन शाकाहारी जीव करते हैं। बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, वो सब शेर खा जाता है, तो ये शेर उसका भोजन करता है और वो सब पेड़ पौधों से भोजन करते हैं। इस प्रकार ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगला है विभिन्न शिक्षा आयोगों ने आधारभूत शिक्षा के किन मूल तत्वों को दोहराया है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की गणित विभिन्न शिक्षा आयोगों की अनुशंसा के आधार पर विकसित विभिन्न पाठ्य चर्चा की रूपरेखा में निरंतर आधारभूत शिक्षा के 3 मूल तत्वों को दोहराया है। वो 3 मूल तत्व क्या क्या हैं? पहला है शिक्षा में उत्पादकता की गतिविधि, दूसरा है पाठ्य चर्चा की उत्पादकता गतिविधि और सामाजिक पर्यावरण से संबंधित आपसी संबंध, और है विद्यालय और स्थानीय समुदायों के मध्य घनिष्ठ संपर्क। ये 3 क्या है? शिक्षा आयोग ने आधारभूत शिक्षा के 3 मूल तत्व हैं जो ये हैं। साथियों, मैं आज स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय कम है और सभी इकाइयाँ हमको कवर करनी है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन बहुत कम रिपीट हो रहे हैं अब, इसलिए हमें इस पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ना है ध्यानपूर्वक। मैं आपको पूरा कोर्स करवाऊंगा इस पर्यावरण अध्ययन का, जो आपको आज के आज पूरे वीडियो मिल जाएंगे। अगला है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सामाजिक पर्यावरण अध्ययन की कोई एक आवश्यकता बताई। तो बदलते दायित्वों के साथ समायोजन करने के योग्य बनाना। अगला है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 थीमों के नाम लिखी। तो पर्यावरण अध्ययन के अंदर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कितने थीम होते हैं, तो 6 थीम होते हैं। कौन कौन से हैं? तो परिवार, मित्र व आसपास का वातावरण, दूसरा है भोजन, तीसरा है आवास, चौथा है जल, 5वां है यात्रा, छठा है कुछ करना और बनाना। कुछ करना और बनाना के अंतर्गत प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? तो कार्यों का विभाजन करना, खेलों की चर्चा, व्यायाम, मिट्टी से सामग्री निर्माण करना। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की कोई एक महत्वपूर्ण विशेषता लिखी। तो इसमें वे सभी अनुभव निहित हैं जिनको बालक विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण का कोई एक सिद्धांत बताइए। तो सामुदायिक जीवन से संबंधता। अगला है पाठ्यपुस्तकों में अपनाई गई कोई एक सोच लिखिए। बालकों के अनुभव और जिज्ञासा को कक्षा में लाने के पर्याप्त अवसर देना। अगला है भोजन थीम के उदाहरण के आधार पर बताएं कि किस प्रकार हमारे विभिन्न पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अथवा में हैं। विभिन्न पर्यावरण के आपसी ताने बाने को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन और ऐसे भी पूछ सकता है। तो भोजन की थीम लेकर हम चर्चा कर सकते हैं कि किस प्रकार भोजन सभी प्रकार के पर्यावरण से संबंधित है और पर्यावरण किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर है। पहला लेते हैं, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिसमें के अंदर जीव है उसको भोजन की ज़रूरत होती है और निर्जीव होता है उसको कभी ज़रूरत नहीं होती। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जिसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश तथा पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हरे रंग के रूप में उपस्थित क्लोरोफिल नामक रसायन की आवश्यकता पड़ती है। और पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद शाकाहारी जीवों का भोजन बनता है। सर्वाहारी भी इस भोजन का उपयोग करते हैं। मांसाहारी जीवों का भोजन शाकाहारी जीव होते हैं। मनुष्य सामान्यतः शाकाहारी और सर्वाहारी होते हैं। पक्षी प्रकृति के विभिन्न प्रकार का भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे फल, मकरंद, कीट पतंगे इत्यादि। मनुष्य भी सदियों से इन्हें दाना पानी उपलब्ध कराता आ रहा है, क्योंकि जो पक्षी है घर में हम रखते हैं तो उसको दाना पानी भी करवाते हैं। अगला है भौतिक परिवर्तनों
ने मानव जीवन को किस तरह प्रभावित किया, संक्षेप में लिखिए। तो पर्यावरण में जो मानव निर्मित परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे उद्योगों की स्थापना, ऊर्जा उत्पादन, बड़े बांधों का निर्माण, यातायात व संचार के साधनों का विकास, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति इत्यादि ने पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक प्रकाश डाला है, जहाँ एक और से अनेक सुविधाएं मिली हैं, सामाजिक जीवन में गुणवत्ता आई है तथा विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ है। वही विभिन्न प्रकार के प्रदूषण पर्यावरण को निरंतर प्रभावित कर रहे हैं। अगला, जल प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए और जल प्रबंधन किस प्रकार जल संरक्षण में सहायक होता है, उदाहरण देकर व्याख्या करें और जल प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका का महत्व बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है 100%। तो इसमें उत्तर है, घर पर जलापूर्ति की व्यवस्था न होने पर रोजाना कई असुविधाएं होती हैं। जल तक पहुंच और उसकी उपलब्धता शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, उत्पादकता आदि निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। वे स्थान जहां जल उपलब्ध नहीं है वहाँ महिलाओं के समय का एक महत्वपूर्ण भाग पानी धोने में जाता है, जो अनेक कार्य के भार को बढ़ा देता है और इस प्रकार उसके पास शिक्षा और आर्थिक गतिविधियों के लिए समय की कमी हो जाती है। जब भी जल का अभाव होता है तो महिलाएं उससे बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। तब गाँव में जल नहीं होता है तो कोई भी फसल नहीं उगती। पुरुष काम के लिए शहर की तरफ पलायन करते हैं और महिलाएं स्वयं अपने बच्चों, परिवार व बुजुर्ग सदस्यों और पशुओं का ध्यान रखने के लिए पीछे छूट जाती हैं। जल प्रबंधन में महिलाओं की मजबूत भूमिका है। इसका जल पर नियंत्रण और पहुंच देने से वे सशक्त हो सकती हैं। जो समय महिलाओं ने दुरुस्त स्थानों पर जल ढोने में खर्च किया, उसका उपयोग महिलाओं द्वारा वर्णमाला सीखने, बच्चों और अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल करने और सामुदायिक कार्यों में हिस्सा लेने के लिए किया जा सकता है। महिलाएं तो पानी में ही रहती है, बस दिन भर माथे के ऊपर गड़ा। अगला है, पर्यावरण के संवर्धन हेतु मानव द्वारा करणीय कार्य सुझाइए। तो जनसंख्या पर शीघ्रताशील शक्ति के साथ काबू पाया जाए। पर्यावरण के संवर्धन हेतु मानव द्वारा करणीय कार्य है जो निम्नलिखित हैं, एक एक ध्यान से पढ़ें। 4-5 लिख दी तो भी आपके पासिंग नंबर इस क्वेश्चन में से जो भी है, जैसे 3 नंबर का ये क्वेश्चन हो सकता है तो 2-2.5 नंबर आराम से आ सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाए, कुदरती संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित उपयोग किया जाए, अधिकाधिक वृक्ष लगाए जाए, वृक्षारोपण के साथ वन क्षमता बढ़ाने का हरसंभव प्रयास किया जाए, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि पर कड़े से कड़ा नियंत्रण स्थापित किया जाए और जनता को इस संबंध में जागरूक किया जाए। वन सेक्टरों पर अधिकृत कब्जों को तुरंत हटा जाए। रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करना वो गैर कानूनी घोषित किया जाना। वन सेक्टरों में स्थित जल स्रोतों का संरक्षण किया जाए। अगला है, पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। यह पर्यावरण अध्ययन के 2 प्रमुख उद्देश्य बताइए। ये 17 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे भी पूछ सकता है घुमा फिरा के। तो हमें पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य इतना याद रखना है। कौन कौन से? सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर मिले, दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर प्रारंभिक अभ्यास का अवसर मिल सके, अवलोकन, वर्गीकरण, प्रयोग करने तथा निष्कर्ष निकालने के अवसर मिल सके, मापन, डिजाइन व अनुमानकरणीय के अवसर मिल सके, व्यक्तिगत एवं स्थानीय अनुभवों के आधार पर यथार्थ का विश्लेषण करने का अवसर मिल सके। अगला है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषता लिखिए। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में अपनाई गई सोच का उल्लेख कीजिए। तो कैसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बने हुए हैं और चौथा भी बन सकता है। तो हमें पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषता पर ध्यान देना है और ये पढ़नी। बच्चों के अपने अनुभवों को कक्षा के अनुभवों के साथ जोड़ा जा सके। कक्षा में ज्ञान का मात्र सूचना के रूप में ठूंसना ठीक नहीं, बल्कि बच्चों को ज्ञान के निर्माण के अवसर उपलब्ध कराना। बच्चों को ठूंस कर कोई पढ़ाना कोई जरूरी नहीं, बच्चों के अंदर ज्ञान का भंडार करना या ज्ञान का निर्माण करना भी एक उपलब्ध अवसर है। विषय को इकाई और प्रकरणों की परंपरागत पद्धति से हटकर NCERT के अनुसार थीमों में बांटा जाए। परंपरागत पद्धति से हटकर हमें NCERT के अनुसार थीमों में बांटकर दिया जाना चाहिए। कक्षावार इन थीमों को सरल से कठिन और ज्ञात से अज्ञात
कि सीखने के मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर विकसित किया जाए। पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु बच्चों की उम्र के अनुरूप हो। बच्चों की उम्र के अनुरूप, जैसे कोई 15 साल का बच्चा है और उसको ABCD सिखा रहे हैं तो ये गलत है, और 5 साल का बच्चा उसे ABCD सिखा रहा है तो ये सही है। विषय वस्तु सहज एवं सरल हो। विषय वस्तु बिल्कुल सरल होनी चाहिए, और शिक्षक का व्यवहार है वो भी सरल और चरित्र होना चाहिए, ताकि उसको अर्थपूर्ण समझ में आ जाए। विषय वस्तु बच्चों के अपने आसपास पर्यावरण को जानने की सहज जिज्ञासा को पोषित करे और उनकी रचनात्मक को पोषित करने वाली भी हो। विषय वस्तु पर्यावरण के आसपास उस हिसाब से होनी चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से इतना खास नहीं है, फिर भी पाठ्यक्रम हमारा देश राज्य की विविधता के प्रति समझ का निर्माण करने में सक्षम हो। इस संदर्भ में स्थानीयता पीछे न रहे, अतः पाठ्यक्रम शिक्षक को अपने स्थानीय मुद्दे सरोकारों को शामिल करने की स्वतंत्रता भी देता है। पाठ्यक्रम बच्चों की विभिन्न प्रकार के मूल्यों के विकास में मदद करता है। पाठ्यक्रम के बिना वो क्या पढ़ेगा। पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण होता है। अगला है लास्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को कक्षा में संप्रेषित कैसे करेंगे, एक उदाहरण देकर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चित्रों, फोटोग्राफ्स, कविताओं, गीत, कहानियों आदि को स्थानीय स्तर पर जुटाएंगे, प्रस्तुति को रोचक बनाएंगे, छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को अधिकाधिक बढ़ावा देंगे, चर्चा करेंगे, छात्रों से सहयोग लेंगे, छात्रों के विचारों को प्रमुखता देंगे। उदाहरण है, हम कैसे समझाएंगे। तो कक्षा 5 की पर्यावरण पुस्तक में मेरी दुनिया के पाठ अब कहाँ जाएं हमको पढ़ना है, इस पाठ के चित्रों को कक्षा में दिखाएंगे। पुस्तक शिक्षक को अपने हाथ में लेकर ब्लैक बोर्ड के पास में खड़ा होकर वो चित्र ऐसे कि ये चित्र मोर का है, ये पर्यावरण का है, ये भाकर का है, ये उसका है, उसका है, ऐसे इस तरह से दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा। ये चित्र उन लोगों की से संबंधित हैं जिनके पास स्वयंवश घर नहीं है। कक्षा में चर्चा करेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है कि ऐसे लोगों को भी रहने के लिए घर मिल जाए। इस प्रकार पढ़ेंगे तो आपके 100% नंबर आएंगे। और ये वीडियो पूरा हुआ और अगला वीडियो जल्दी आ रहा है। मेरे हिसाब से आप एक इकाई पूरी पढ़ लें, क्योंकि इसमें 5 इकाई है पर्यावरण अध्ययन में मेरे ख्याल से, और 500 इकाइयाँ आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि ये प्रथम इकाई हमने पढ़ी, इसमें 10 अंक का सवाल बन सकता है। कोई भी एक सवाल तो नहीं हो सकता, किसमें से 4-5 सवाल आ सकते हैं, कोई 2 नंबर का, कोई 3 नंबर का, कोई 5 का भी आ सकता है। इस प्रकार हम सभी इकाइयाँ पढ़ेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बाकी वाले वीडियो भी आपको जल्द मिल जाएंगे।